हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूँ दिव्या वर्मा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अमृता शेरगिल के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं। यहाँ से आपके पेपर में शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट हैं, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं अमृता शेरगिल के बारे में। देखिए, इनका जो टाइम पीरियड है 1913 से 1941, यानी लगभग ये 28 वर्ष तक जीवित रहती हैं। तो काफी कम समय तक ही ये देश की सेवा कर पाती हैं। 1941 में इनकी डेथ हो जाती है। अब देखिए, इनका जन्म 1913 में बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। देखिए, यहाँ पर आपको जो भी 3-4 पॉइंट बताए जाएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो इनसे बन सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे या फिर आप किसी पेज पे नोट कर लें। देखिए, जब भी आप वीडियोस देखा करें, कॉपी पेन लेकर बैठा करें। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताया जाए नोट डाउन करते रहा करें। तो इनका जो जन्म है 1913 में बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। देखिए, इनका जन्म भारत में नहीं हुआ था, हंगरी में हुआ था। और इनकी जो माता है मारिया आंतवानेत, ये भी हंगरी से ही हैं, ठीक है। और इनके जो पिताजी हैं उमराव सिंह शेरगिल, ये भारत से हैं। तो पिताजी भारत से हैं और माता हंगरी से हैं। और हंगरी में ही इनका जन्म होता है अमृता शेरगिल का। इनकी जो शिक्षा है वो पेरिस से होती है और इनके जो कला गुरु हैं वो है लूसिया साइमो। तो यहाँ पर सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जितने पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे इनके बारे में हम डिटेल से सारी चीजें पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट आता है जन्म एवं शिक्षा। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 30 जनवरी 1913 को अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था। इनके जो पिताजी हैं उमराव सिंह शेरगिल, ये भारत के पंजाब और उत्तर प्रदेश के जमींदार थे। इनके पिताजी क्या हैं? जमींदार हैं। और ये कई भाषाओं के ज्ञाता थे या फिर कई भाषाओं के बारे में इन्हें जानकारी थी। ये बहुत विद्वान और धार्मिक स्वभाव वाले व्यक्ति थे। इनकी जो माता है मारिया आंतवानेत, ये हंगरी की प्रसिद्ध ओपेरा गायिका है। ओपेरा एक नाटक होता है, तो उसी की ये गायिका है। फिर आगे समझिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अमृता शेरगिल का जो बचपन है वो हंगरी में बीतता है, क्योंकि हंगरी में इनका जन्म होता है और वहीं पर इनका बचपन बीतता है। उन्हें बचपन से ही चित्र बनाना बहुत पसंद थे। बचपन से ही उनका जो मन है वो चित्रकला में लगता था। उनके परिवार ने उनकी इस रुचि को बढ़ावा दिया, जिससे उनकी चित्रकला की प्रतिभा विकसित हुई। देखिए, अक्सर जो पेरेंट्स हैं उनको देखना चाहिए कि उनके बच्चे का जो मन है वो किस चीज में ज्यादा लग रहा है। होता क्या है, पापा इंजीनियर हैं तो बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, पापा डॉक्टर हैं तो बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, टीचर हैं तो वो चाहेंगे कि हमारा बच्चा भी टीचर हो। एक बार उससे भी पूछ लेना चाहिए कि उसका मन किस में लगता है। क्योंकि अगर आप अपने मन का करेंगे, जैसे आपको जिस फील्ड में जाना है, अगर आप उसी फील्ड में जाएंगे तो आप तरक्की करेंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखना है। और अगला पॉइंट देखिएगा, 1924 में जब वे 11 वर्ष की होती हैं तब उन्हें इटली के फ्लोरेंस के एक कला विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा गया। 1924 में जब ये 11 वर्ष की थी तब इन्हें इटली भेजा गया। इटली के एक कला विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन वहां की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा, ठीक है। वहां की पढ़ाई का जो तरीका था उन्हें नहीं पसंद आया, उनका मन इटली में नहीं लगा और वे भारत वापस आ गई, ठीक है, वो वापस आ गई। इसके बाद 1924 से 1927 तक उन्हें घर पर ही चित्रकला का अभ्यास कराया गया, ठीक है।
इसके बाद में क्या होता है, 1929 में वे पेरिस गईं। कहाँ पर गईं? पेरिस गईं। 1929 में ये पेरिस जाती हैं और वहां पर 1934 तक प्रसिद्ध कला शिक्षक लूसिया साइमो के मार्गदर्शन में ये एकोल देस ब्यूक्स आर्ट से चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करती हैं। देखिए ये जो कॉलेज है ये पेरिस का है, तो इसका नाम देखिए, कुछ आपको अटपटा लग सकता है लेकिन आप याद रखिएगा, एकोल देस ब्यूक्स आर्ट, ठीक है, ये कॉलेज का नाम है। तो यहीं से जो अमृता शेरगिल हैं ये शिक्षा प्राप्त करती हैं और इनके गुरु कौन थे? लूसिया साइमो। कौन है? लूसिया साइमो। यहीं से उनकी कला और भी निखरी और वे एक महान चित्रकार बन गईं। 1930 के लगभग उन्होंने तैल चित्रण आरंभ किया। देखिए अमृता शेरगिल जो हैं इन्होंने जल रंग में भी काम किया है, लेकिन इनका जो तैल रंग वाला काम है ये बेस्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1930 से ये तैल रंग में काम करना प्रारंभ करती हैं। और क्वेश्चन अगर आपसे शॉर्ट में पूछ लिया जाए कि अमृता शेरगिल किस माध्यम में काम करती हैं, तो आप तैल ही लिख कर आइएगा, ठीक है, तैल रंग, ऑयल कलर। फिर आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, यूरोप में अमृता को चित्रकला के लिए बहुत सम्मान और प्रसिद्धि मिली, फिर भी उन्हें लगा कि वे पिकासो या मातिस जैसे महान कलाकारों की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकी हैं। देखिए पिकासो, मातिस ये सब यूरोप के कलाकार हैं। तो अमृता शेरगिल को लगता है कि यहाँ पर रहकर जो सम्मान पिकासो और मातिस जैसे कलाकारों को मिला था वो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए ये क्या करती हैं, इन्होंने भारत को अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना। यानी ये फिर क्या सोचती हैं कि भारत जाया जाए और वहां पर चित्रकारी की जाए। तो 1934 में वे अपने माता पिता के साथ में भारत आ गईं और शिमला में रहने लगी। वहां उन्होंने अधिकतर जो समय है वो चित्र बनाने में व्यतीत किया। यूरोप की तरह भारत में भी उन्होंने परिवार, मित्रों, घरेलू नौकरानियों को मॉडल बनाकर उनके चित्र बनाए। यानी सामने बिठा देती थी और उनके चित्र बनाती थी। घर में जो भी नौकरानियां होती थी या फिर परिवार के लोग, मित्र, इन सबको सामने बिठाकर उसका चित्र बनाती थी। इस प्रकार से इन्होंने अपना अभ्यास जारी रखा। अब इनकी जो प्रदर्शनियां हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। तो पेरिस में वे प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष अपने चित्रों की प्रदर्शनी करती थी और 30 वर्ष के पश्चात उन्होंने सन 1932 में ग्रांड सैलून में जो चित्र प्रदर्शित किए, जिनमें से युवा कन्याएं शीर्षक चित्र की मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई। तो यहाँ पर इस पॉइंट को समझिएगा, 1932 में ग्रांड सैलून में ये अपना चित्र प्रदर्शित करती हैं जिस चित्र का नाम है युवा कन्याएं, और इस चित्र की प्रशंसा की जाती है। फिर सन 1935 में अमृता ने बॉम्बे फाइन आर्ट सोसाइटी को अपने कुछ चित्र प्रदर्शनी के लिए भेजे और सोसाइटी ने उनके जो चित्र लौटाए उनमें से एक चित्र वह भी था जिस पर उन्हें पेरिस में पुरस्कार मिल चुका था। अब यहाँ पर समझिएगा, अमृता शेरगिल जब भारत आती हैं तो 1935 में बॉम्बे फाइन आर्ट सोसाइटी को अपना चित्र ये भेजती हैं, लेकिन सोसाइटी ने उनके कुछ चित्र वापस कर दिए। यानी उनको पसंद नहीं आया सोसाइटी को और कुछ चित्र वापस कर दिए, जिनमें से एक चित्र वो भी था जिस पर पेरिस में अमृता शेरगिल को पुरस्कार मिल चुका था। तो ये काफी निराश होती हैं। इससे अमृता शेरगिल को ठेस लगी और उन्होंने सोसाइटी द्वारा प्रदत्त पुरस्कार भी वापस कर दिए। यानी जो बॉम्बे आर्ट फाइन आर्ट सोसाइटी के द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं वो भी वो वापस कर देती हैं। और बंबई में उन्होंने ताज महल होटल में यानी ताज होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी की। फिर ये क्या करती हैं, मुंबई का जो ताज होटल है वहां पर अपने चित्रों की प्रदर्शनी करती हैं और अजंता तथा एलोरा उन्हें बहुत अच्छे लगे। एक सेकंड देखिएगा, ये पॉइंट इसको कट कर दीजिए, आगे समझिएगा। 1936 में ही अमृता ने अपने चित्रों की जो प्रदर्शनियां हैं वो हैदराबाद, इलाहाबाद और दिल्ली में आयोजित की। दिल्ली प्रदर्शनी के समय उनकी जो भेंट है वो जवाहरलाल नेहरू से भी होती है। तो फिर जो अमृता शेरगिल हैं वो अपने चित्रों की प्रदर्शनियां अलग अलग स्थानों पर करती हैं, जैसे कि हैदराबाद हो गया, इलाहाबाद हो गया और दिल्ली हो गई।
फिर आगे देखिएगा, 1937 में अमृता ने अपने कुछ चुने हुए 30 चित्रों की प्रदर्शनी लाहौर में की, और लाहौर में भी अपने चित्रों की प्रदर्शनी करती हैं। इससे उनकी जो ख्याति है वो बढ़ जाती है और अनेक समाचार पत्रों ने भी उनकी प्रशंसा की। तो इस प्रकार से जो अमृता शेरगिल हैं वो काफी फेमस हो जाती हैं, काफी प्रसिद्ध हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं इनकी कला जीवन के बारे में। अमृता की कला, यानी इन्होंने कला के क्षेत्र में अपना क्या योगदान दिया है। तो देखिएगा यहाँ पर, अमृता की आरंभ से ही यानी स्टार्टिंग से ही मानव शरीर, ध्यान दीजिएगा इस पर, मानव शरीर के चित्रण में विशेष रुचि थी। यानी मानव शरीर का चित्र बनाने में इनकी स्टार्टिंग से ही रुचि थी या फिर इंटरेस्ट था। जब वे बालक थी यानी छोटी थी, तभी वे सुंदर वेशधारियों बच्चों के रेखांकित रंगीन चौक से चित्र बनाती थी। यानी जो बच्चे होते हैं वेशधारी यानी अलग अलग वेश में, तो ये बच्चों के चित्र बनाती थी रंगीन चौक से। और पहले तो इन्होंने जल रंगों में कार्य किया है, किंतु शीघ्र ही वे तैल माध्यम में कार्य करने लगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अमृता शेरगिल का माध्यम क्या है, तो तैल रंग है। तैल रंग से ये कैनवास पर चित्र बनाती थी। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है फिर भी आप नोट कर लीजिए। आगे देखिएगा, यूरोपीय प्रवास के समय उन पर गॉगिन, वॉन गॉग तथा सेजा का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। तो ये कुछ यूरोपीय कलाकार हैं जिनकी कला का अमृता शेरगिल पर प्रभाव पड़ता है, जिनमें से हैं गॉगिन, वॉन गॉग और सेजा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यूरोप के किन कलाकारों का प्रभाव अमृता शेरगिल के ऊपर था, तो आप लिख सकते हैं गागिन, वान गॉग और सेजान, जिससे उनकी कलाकृतियों में सरलता का समावेश हुआ। यानी इनकी जो कलाकृतियां हैं वो काफी सरल बनी हुई हैं। 1936 से उन पर भारतीय लघु चित्रों के रंगों के सौंदर्य का भी प्रभाव पड़ा। यानी भारतीय लघु चित्र जैसे कि पहाड़ी शैली हो गई, राजस्थानी शैली हो गई, मुगल शैली हो गई, ये सब क्या है, भारतीय लघु चित्र शैलियां हैं, जिनमें से जो पहाड़ी शैली है इसका विशेष रूप से प्रभाव अमृता शेरगिल के चित्रों में दिखाई देता है। और 1938 में जब वे विक्टर एगान से विवाह कर लेती हैं, देखिए इनकी जो शादी किससे हुई थी, विक्टर एगान से, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो शादी करने के बाद ये पुनः हंगरी गईं, तो ब्रूगेल दी एल्डर की सरल रंग योजनाओं से भी प्रभावित होती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ब्रूगेल दी एल्डर, इनसे भी ये प्रभावित होती हैं। लेकिन ऊपर के जो 3 कलाकार आपको बताए गए थे, सेजा, वान गॉग और पॉल गॉगिन, वो आप ध्यान रखिएगा। और फिर इसी प्रभाव में उन्होंने हंगरी की बाजार दृश्य, जिसका नाम है हंगरी के हाट बाजार, इस नाम से इन्होंने पेंटिंग बनाई है। तो हंगरी के जो बाजार दृश्य हैं उनका भी इन्होंने चित्रण किया है। और इस समय के चित्रों में छाया और सादगी का एक विचित्र संयोग है। फिर आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इन्होंने आकृतियों को सरल बनाया है और उन्हें गहरी बुझी रेखाओं से घेरा है। गहरी बुझी रेखाएं क्या है, यानी ब्लर कलर, ठीक है, कैसे कलर, ब्लर कलर, धुंधले कलर, उनसे क्या बनाई हैं, रेखाएं बनाई हैं, यानी आउटलाइन। यद्यपि उन्होंने कुछ प्राकृतिक दृश्यों, हाट तथा व्यक्ति चित्रों का भी अंकन किया है, पर उनकी कला में भारतीय जनजीवन यानी भारत के जो सामान्य लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनका चित्रण इन्होंने विशेष रूप से किया है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। तो भारतीय जनजीवन के सामाजिक पक्षों, विशेष रूप से नारी के जीवन का पर्याप्त चित्रण किया है। इन्होंने नारी पर विशेष रूप से फोकस किया है। अभी आपको कुछ पेंटिंग्स दिखाई जाएंगी, उसके माध्यम से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लाल उनका प्रिय रंग है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अमृता शेरगिल का प्रिय रंग कौन सा है, तो लाल है, और जिसके अनेक बलों का उन्होंने प्रयोग किया है, यानी लाल रंग की अनेक टोन्स का इन्होंने अपने चित्रों में प्रयोग किया है। फिर अगला पॉइंट समझिएगा, उन्होंने भारतीय जनजीवन के भावुकतापूर्ण चित्रण किए हैं। भारतीय जनजीवन के भावुकतापूर्ण चित्रण किए हैं, और जिनमें से कुछ चित्र हैं मदर इंडिया, भिखारी, स्त्री, सूरजमुखी इत्यादि। उनकी भावुकतापूर्ण मन को भारत की गरीबी सुंदर लगती थी।
अमृता शेरगिल क्या कहती थी कि भारत की गरीबी जो है वो मुझे बहुत सुंदर लगती है। भारत में अगर गरीब ना होते, देखिए अगला पॉइंट दिया हुआ है, भारत में गरीब ना होते तो मेरे लिए पेंट करने को कुछ भी नहीं था। यानी इन्होंने जो भारत की गरीबी है उसको विशेष रूप से दिखाया है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि अमृता शेरगिल के चित्रों का विषय क्या है। ठीक है, तो वहां पर आप ये सारे पॉइंट्स लिख कर आएंगे। भारतीयों की दयनीय अवस्था उनके लिए केवल एकमात्र उत्तेजना, एक सेकंड, हाँ, भारतीयों की दयनीय अवस्था उनके लिए केवल एक उत्तेजना मात्र थी। उन्होंने लिखा भी है वही पॉइंट कि भारत में अगर गरीब ना होते तो मेरे लिए पेंट करने को कुछ भी नहीं है। तो इस पॉइंट को अगर आप याद रखेंगे और क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिया जाए कि अमृता शेरगिल के चित्रों का विषय क्या है, तो आप लिख सकते हैं भारत की गरीबी, सामान्य जनजीवन। और फिर देखिएगा लेखन कार्य। देखिए अमृता शेरगिल जो है इन्होंने चित्रकला तो की ही है, यानी पेंटिंग्स तो इन्होंने बनाई ही हैं, बल्कि इन्होंने लेखन कार्य भी किया है। तो यहाँ पर कुछ पुस्तकें हैं इनकी। अमृता की रुचि केवल चित्रकला में ही नहीं बल्कि उन्होंने समय समय पर लेखन कार्य भी किया है। पहली पुस्तक इनकी है आर्ट एंड एसोसिएशन, ठीक है, एक सेकेंड, एप्रिशिएशन, आर्ट एंड एप्रिशिएशन। फिर अगली पुस्तक यहाँ पर है इंडियन आर्ट टुडे। नेक्स्ट है ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया, पर अपने विचार लिखे जिससे कला प्रेमियों ने सराहा। तो ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। और फिर इनके जो पुरस्कार हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो पेरिस में कला अध्ययन के दौरान सन 1929 ईस्वी से सन 1931 ईस्वी तक उन्हें विभिन्न कला प्रतियोगिताओं में 3 बार पुरस्कार मिले। 1932 में उनके चित्र टोर्सो, जिसका अर्थ होता है धड़, तो टोर्सो चित्र पर ग्रांद शैलो यानी ग्रांद शैलून का, वहां पर इन्हें पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुआ। बाद में वे ग्रांद शैलो की एसोसिएट भी बनाई गई। ये इनके कुछ पुरस्कार व सम्मान हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं चित्र संग्रह की, यानी अमृता शेरगिल की जो पेंटिंग्स हैं वो कहाँ पर रखी हुई हैं। अगर आप देखना चाहें तो ये पेंटिंग्स आपको कहाँ मिल सकती हैं, तो समझिएगा अमृता के लगभग 30 चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में और कुछ चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट आपने पढ़े, आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली और राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली, दोनों अलग अलग हैं। आप ये मत समझिएगा कि एक ही पॉइंट मैंने 2 बार लिख दिया है। ये है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, आधुनिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और ये है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। और इसके अलावा श्रीमती इंदिरा सुंदरम के निजी संग्रह में भी देखे जा सकते हैं। तो इंदिरा सुंदरम कौन है? ये अमृता शेरगिल की सिस्टर हैं। आगे समझिएगा अमृता शेरगिल का जीवन अल्पकालीन रहा, यानी काफी कम समय तक ही ये जीवित रहती हैं। लंबे समय तक अस्वस्थ होने के कारण 5 दिसंबर 1941 को 28 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। तो 5 दिसंबर 1941 को 28 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हो जाती है। देखिए अमृता शेरगिल बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं। इनका जन्म और मृत्यु का जो भी ब्यौरा है आप याद रखेंगे। इनका जन्म कब हुआ, कहां पर हुआ और इनकी डेथ कब हुई, ठीक है। फिर आगे देखिएगा यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो 2006 में इनका चित्र विलेज सीन दिल्ली में 6.9 करोड़ में विक्रय हुआ, यानी बिका। और अगला पॉइंट है कि 1978 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग ने अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध पेंटिंग हिल वुमेन यानी कि पर्वतीय महिलाएं, इस चित्र पर डाक टिकट जारी किया था। तो भारत का जो डाक विभाग है वो अमृता शेरगिल की एक पेंटिंग जिसका नाम है पर्वतीय महिलाएं या फिर हिल वुमेन, इस पर 1978 में डाक टिकट जारी करता है। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। और आगे हम बात कर लेते हैं अमृता शेरगिल की पेंटिंग्स के बारे में। तो यहाँ पर पेंटिंग है मदर इंडिया, हिल मैन यानी पर्वतीय आदमी, और हिल वुमेन यानी पर्वतीय महिलाएं, 3 बहनें, ये पेंटिंग मैंने लगाई हुई है, अभी आप देखेंगे। फिर अगला है पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर, यानी इन्होंने अपने पिताजी का पोर्ट्रेट बनाया है, यानी व्यक्ति चित्र। केले बेचते हुए, हाट जाते हुए यानी बाजार जाते हुए, ब्रह्मचारी, गणेश पूजन,
हाट बाजार, और टू वुमेन यानी दो महिलाएं, ग्राम्य दृश्य, द स्टोरी ऑफ टेलर, आराम, और नेक्स्ट है यहाँ पर दक्षिण भारतीय हल्दी पीसती औरतें, जिसे कहते हैं हल्दी ग्राइंडर, ये भी पेंटिंग मैंने लगाई हुई है। सिख गायक, विश्राम करती स्त्री, हाथी का स्नान, और नेक्स्ट है यहाँ पर बालिका वधू, अछूत बालिका। तो ये जो भी पेंटिंग्स यहाँ पर मैंने बताई हैं आपको सारी इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं जिनमें 3 बहनें बनी हुई हैं, इस पेंटिंग का नाम भी है 3 बहनें। देखिएगा, ये पेंटिंग है 3 बहनें। और अगली पेंटिंग यहाँ पर है हल्दी ग्राइंडर यानी हल्दी पीसने वाली। यहाँ पर देखिएगा कुछ महिलाएं हैं जो चक्की में हल्दी पीस रही हैं, और यहाँ पर देखिए हल्दी के कुछ बीज रखे भी हुए हैं, ये देखिए। तो ये हो गई हल्दी पीसने वाली। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, इसका नाम है हंगेरियन जिप्सी गर्ल। ठीक है, पेंटिंग का नाम क्या है? हंगेरियन जिप्सी गर्ल। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पर विलेज सीन यानी ग्राम्य दृश्य, गांव का दृश्य। तो इसमें कुछ ग्रामीण महिलाएं हैं जो आपस में बैठी हुई हैं, आसपास बैठी हुई हैं, साथ में बच्चे भी हैं। और आप देख सकते हैं पेंटिंग के माध्यम से इन्होंने लाल रंग का प्रयोग अधिक किया है। ये देखिए लाल रंग, हर जगह लाल रंग है, तो इनका लाल जो है वो प्रिय रंग रहा है। अगला यहाँ पर है वधू का श्रृंगार, जिसे कहते हैं दुल्हन का श्रृंगार भी कहते हैं, ब्राइड्स टॉयलेट भी कहते हैं। तो ये पेंटिंग है जिसमें वधू है, उसका श्रृंगार करती हुई औरतें हैं। तो ये कुछ चित्र थे अमृता शेरगिल से संबंधित। बाकी दोस्तों, अमृता शेरगिल बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, और इनसे संबंधित अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। बाकी आज के लिए बस यहीं तक। ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।